हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रेडिट कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझेंगे कि आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कैसे हमारे कंट्री में क्रेडिट कंट्रोल करता है। और क्रेडिट कंट्रोल का डायरेक्ट कनेक्शन इन्फ्लेशन से भी है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे कि कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल की जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो बैंक क्रेडिट देता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दो आरबीआई के मेथड है। एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसको जनरल मेथड बोलते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब होता है कि ऐसे मेथड जिस जो कि बेसिकली नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। नंबर्स की फॉर्म में कह दो, न्यूमेरिक फॉर्म में कह दो। ठीक है, जिसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड कह सकते हो। क्वांटिटेटिव का वर्ड आ गया तो न्यूमेरिकल नंबर्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जो नंबर में नहीं होते। ठीक है, नॉट इन नंबर्स। तो इसको हम समझेंगे एक ऐसे मेथड जिसको नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और एक ऐसे मेथड जिसको नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर की बात करते हैं। हमारे कई सारे तरीके हैं जो आरबीआई मनी सप्लाई हमारे कंट्री में जो होता है क्रेडिट से, जो हमारा मनी सप्लाई होता है। मनी सप्लाई का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, होता क्या है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो है क्या करता है, आपसे डिपॉजिट लेता है और लोगों को क्रेडिट यानी कि लोन देता है। लोन देता है आपको, कि लोन कहाँ से आता है? आपके ही डिपॉजिट से। जो हमारे पब्लिक बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उसी से आगे वो लोन देता है पब्लिक को ही। उस लोन्स की वजह से हमारे कंट्री में मनी सप्लाई होता है। जितने ज्यादा लोगों पे लोन आएगा, जितने ज्यादा लोन देगी बैंक वाले, उतना ज्यादा पैसा आएगा कंपनी कंट्री पे। मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा मनी सप्लाई होता है उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन भी होता है हमारी कंट्री में। इन्फ्लेशन कैसे होता है भाई? देखो, आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब आप ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करोगे। आप ज्यादा सामान की, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो आपका पैसा ज्यादा आता है। पैसा जेब में ज्यादा आएगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, गुड्स की सर्विस की ज्यादा डिमांड करोगे। और जब डिमांड ज्यादा करोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। डिमांड जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है। और जितनी ज्यादा डिमांड कम होगी उतना ही प्राइस कम हो जाता है। तो इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स है। वो है हमारा सबसे पहला बैंक रेट। बैंक रेट देखो क्या होता है। बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लोन्स एंड एडवांसेस पे, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर। बैंक रेट एक ऐसा रेट जिसके, जो बैंक रेट मतलब आरबीआई जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है, और हमारा कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो आगे, जिसमें हम पैसा रखते हैं। कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं जब आरबीआई से, और आरबीआई उससे कमर्शियल बैंक से जो चार्ज करता है लोन पे, जो इंटरेस्ट रेट, उसे बोलते हैं बैंक रेट। उसकी बात कर रहा है ये। तो कंट्री का सेंट्रल बैंक लोन्स एंड एडवांसेस पे जो चार्ज करता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। तो दिस इज टिपिकली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है क्वार्टरली बेसिस पे। और स्टेबलाइज द कंट्रीज एक्सचेंज रेट। ये हमारा कंट्री के एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज कर देता है। अगर आप बैंक रेट को सही रखे तो हमारा सीधा कंट्री की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। बैंक रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से रिपल इफेक्ट आता है। हर एक कंट्री की इकोनॉमी में सीधा इफेक्ट आएगा बैंक रेट की, अगर मैं चेंज करता हूँ। A change in bank rate affect customers and influences the prime interest rate for personal loan। जैसे ही मैंने बैंक रेट को कुछ चेंज करा, वो हमारे सीधा जो पर्सनल लोन होते हैं कस्टमर पे भी सीधा फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बैंक रेट को बढ़ाता हूं तो इसका मतलब पता क्या है, कि कमर्शियल बैंक लोन लेने से हिचकिचाएंगे। कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं ले पाएंगे आरबीआई से ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा उनको, कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई से वो लोन कब लेंगे? जब लोन कम लेंगे तो इससे क्या होगा? आरबीआई पैसा कम देगा कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट आगे कम बांटेगा। क्रेडिट आगे कम बांटेगा, क्योंकि भैया पैसा ही नहीं है कमर्शियल बैंक पे लोन देने के लिए। लोन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? आरबीआई से।
बट आरबीआई से लोन कमर्शियल बैंक नहीं ले पाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा। क्रेडिट कम हो जाएगा तो भैया मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कंट्री के अंदर पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये होता है बैंक रेट से। तो बैंक रेट, ये प्रेजेंट लिखा हुआ 4.65% है, बट अभी नहीं है, अभी हमारा बैंक रेट ज्यादा है। बैंक रेट पता है कितना ज्यादा है? बैंक रेट है हमारा 6.75%, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है। ये हमारा अभी करंट बैंक रेट चल रहा है, करंट बैंक रेट मतलब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 6.75% देखो बढ़ गया है काफी ज्यादा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट, रेपो रेट है, रेपो रेट देखो मतलब क्या होता है। देखो रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक के पास शॉर्टेज होती है मनी की, तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, इसको रेपो रेट। अब आप बोलोगे बैंक रेट भी तो वही है, बिल्कुल सही बात है। देखो अब ध्यान समझो दोनों में फर्क क्या है। रेपो रेट का मतलब भी लगभग वही है कि भैया जब आरबीआई, सेंट्रल बैंक यानी कि, लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पे देती है उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। बैंक रेट भी वही था। बैंक रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती सेंट्रल बैंक लोन और एडवांसेस देने के लिए। बट दोनों में देखो फर्क ये है कि रेपो रेट जो होता है, उसमें आपका रेपो रेट तब बनता है, वो ऐसा बैंक जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लैंड करता है बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी रखनी पड़ती है भैया साथ में आपको, कमर्शियल बैंक को, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक के विश्वास कैसे कर लेगा? अगर सिक्योरिटी रख रहा है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, सिक्योरिटी भी रख रहा है, तो वो रेपो रेट बना जाएगा। अगर विदाउट सिक्योरिटी पे आपने लोन एडवांस लिया, तो उस जिस रेट में लिया उसे बैंक रेट बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी साथ में दी है कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को, तब वो रेपो रेट बोला जाएगा, वरना वो क्या बोला जाएगा? बैंक रेट। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? यही मेन डिफरेंस है, सिक्योरिटी इसका डिफरेंट है बस, ठीक है। बदले में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो ये चीज है। तो समझ आ गया आपको? सिक्योरिटी किसी फॉर्म में हो सकती है, वो एग्रीमेंट में हो सकती है, वो बॉन्ड में हो सकती है, किसी भी हो सकती है। और रेपो रेट ज्यादातर बैंक रेट से कम ही होता है, ज्यादातर कम ही होता है। तो इसलिए ये रेपो रेट जो होता है वो ज्यादातर कम होता है, और रेपो रेट से ही मेन आपका कंट्रोल कर देता है पूरी मनी सप्लाई को। अगर रेपो रेट कम कर देते हैं तो ये बैंक के पास ज्यादा मनी आ जाएगी, चीपर रेट पे आ जाएगी। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होगे, जिसमें मैंने बैंक रेट से आपको समझाया। बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो क्रेडिट कमर्शियल बैंक कम दे पाएगी। ऐसे ही अगर रेपो रेट बढ़ा दूंगा मैं, तो वही चीज हो जाएगी, आपके पास क्रेडिट कम दे पाएगी कमर्शियल बैंक, और मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो काम हो गया। लेकिन अगर मैं बढ़ा दो सॉरी घटा दूंगा रेपो रेट को, तो क्या होगा? मनी ज्यादा आ जाएगी, क्रेडिट ज्यादा दे पाएगी कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा आरबीआई से, और तो क्रेडिट ज्यादा दे पाएगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये चीज है, चीपर रेट पे दे पाएगी ना फिर वो कमर्शियल बैंक आगे। इसीलिए तो व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। अगर मैं रेपो रेट बढ़ा दूंगा तो एक्सपेंसिव पड़ेगी बोरिंग, तो पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो आगे कम बांटेगी कमर्शियल बैंक, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। सो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक यही करती है, रेपो रेट को घटाती बढ़ाती रहती है। इसमें जो लिखा हुआ प्रेजेंट रेट 4% है, बट ऐसा नहीं है। अभी जो रेपो रेट हो चुका है वो 6.50% हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है साथ में, इसीलिए तो रेपो रेट अभी के लिए 6.50% है। समझ आ गई बात? रिवर्स रेपो रेट क्या है? अब देखो रिवर्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रिवर्स, ये रिवर्स हो गया। रेपो रेट क्या था? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरिंग लेती है, पैसा लेती है, तो रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। जिस रेट पे आरबीआई बोरिंग लेती है कमर्शियल बैंक से, इस बार आरबीआई बोरिंग ले रही है कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे, तो उल्टा रेट हो गया ना, उल्टा को क्या बोला जाएगा? रिवर्स। तो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। जिस रेट पे आरबीआई बोरिंग ले रही है, इस बार कमर्शियल बैंक नहीं आरबीआई, तो आरबीआई जिस रेट बोलिंग थे, बैंक पार्क सरप्लस फ्रॉम रिजर्व बैंक, तो सरप्लस फंड जब रिजर्व बैंक के पास रखती है तो वो आरबीआई बोले।
सो रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक बोरोस, बैंक तो बोरो करता है जिस रेट पे, उसे रेपो रेट, और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक बोरो करता है बैंक से, उसे क्या बोला जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रिवर्स रेपो रेट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ क्या होगा, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता हूँ। देखो अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, आप सोचो जरा, आरबीआई आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई देखो बोरिंग ले रही है इस बार, तो आरबीआई बोरिंग कम ले पाएगी, आरबीआई बोरिंग कम ले पाएगी कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक पैसा ज्यादा नहीं दे पाएगी आरबीआई को, क्योंकि कमर्शियल बैंक इस पर पैसा दे रहे थे, तो कमर्शियल बैंक पैसा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आरबीआई कहेगी भाई तुमने रेट बहुत बढ़ा दिया। तो कमर्शियल बैंक अगर पैसा नहीं दे पाएगी तो कमर्शियल बैंक फिर आगे पब्लिक को दे पाएगी वो पैसा, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। आरबीआई के पास क्रेडिट नहीं दे पाएगी कमर्शियल बैंक, तो क्रेडिट पब्लिक को दे पाएगी, तो पब्लिक को दे पाएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो ये चीज होती है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, और घटाने से कम हो जाता है। समझा की बात। अभी देखो रिवर्स रेपो रेट 3.35% लिखा हुआ ना, ये अभी भी वही है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा घटाती बढ़ाती नहीं है आरबीआई। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, ऐसी रिजर्व रेशियो जिसमें कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास कुछ कैश रखना पड़ता है, कुछ कैश हमेशा रखना पड़ता है रिजर्व करके, उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। उस कैश का मतलब क्या है, वो लिक्विड कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, दैट बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई, आरबीआई को ये रखना पड़, आरबीआई के पास कुछ कैश रखना पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट है बैंक की, और वो कैश रिजर्व रेशियो होती है। सो दिस रेशियो, ये रेशियो निकाली जाती है उनके डिपॉजिट से, जितने उनके डिपॉजिट्स आ रही है उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो दिस रेशियो इज बेसिकली टू सिक्योर सोल्वेंसी ऑफ बैंक, ताकि सोल्वेंसी बनी रहे कि पैसे की एकदम से जरूरत पड़ गई तो वो आरबीआई से एकदम वो कैश जो रिजर्व करके रखा है वो वहां से निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है ना। तो एक्सेसिव मनी फ्रॉम द बैंक ना निकल जाए, पैसा कहीं पे अगर जरूरत पड़ गई तो वो आरबीआई से ले सके। इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट सीआरआर क्या लिखा है, 3%, बट प्रेजेंट सीआरआर अब पता कितना है, 4.5%। देखो अब आप समझो जरा, अगर मैं कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा रहा हूं तो क्यों बढ़ा रही है आरबीआई, अगर हम बढ़ाते हैं कैश रिजर्व रेशियो तो इसका मतलब है कि आपको कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स का पैसा है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ज्यादातर डिपॉजिट कहाँ रखने पड़ेगी, आरबीआई के पास, और डिपॉजिट कम हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया, डिपॉजिट से ही क्रेडिट देती है, तो क्रेडिट भी कम दे पाएगी, क्रेडिट कम दे पाएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा कंट्री के अंदर। ऐसे ही अगर सीआरआर घटाता हूं तो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा हो गए, बिकॉज ज्यादा पैसा बैंक के पास रहेगा, आरबीआई के पास कम देना पड़ेगा, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात, तो ये चीज क्लियर होगी। ऐसे ही एक और रेशो होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, बेसिकली जिसको हम एसएलआर भी बोलते हैं, एसएलआर भी बोलते हैं, एसएलआर बेसिकली होता है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास कितना कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये तो सीआरआर को तो हमने समझा कि कितना एक्चुअली में आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट का कुछ रखना पड़ेगा हिस्सा। एसएलआर रेशियो क्या होती है, अपने पास कितना रखना पड़ेगा बैंक को, अपने पास बचा के। तो ये क्रेडिट देने से पहले कस्टमर को कुछ, आपको कमर्शियल बैंक को कुछ अपने पास रखना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या कोई सिक्योरिटी की फॉर्म में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कि क्रेडिट देने से पहले कस्टमर को कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना पड़ता है, ताकि सोल्वेंसी बनी रहे, लिक्विडिटी लिखा हुआ है ना, लिक्विडिटी बनी रहे, कि पैसा की जरूरत पड़ गई कमर्शियल बैंक को तो भाई वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके पास कुछ हिस्सा होना तो चाहिए ना उस पैसे का, इसीलिए कह रहा है वो। तो लिक्विडिटी बनाने के लिए कहीं पर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो चीज है। तो इसलिए आरबीआई कहती है कि आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो वो करती है, और एसएलआर को चेंज घटाती बढ़ाती रहती है। अब आप सोचो जरा, एसएलआर अगर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, एसएलआर बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा अपने पास, तो क्रेडिट देने के लिए कम बचेगा, क्रेडिट देने से पहले आपको कुछ पैसा ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा, तो क्रेडिट कम हो जाएगा देना, तो क्रेडिट कम हो जाएगा तो भैया मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर एसएलआर घटा दिया तो क्रेडिट ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा तो मनी सप्लाई भी
ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ करंट एसएलआर 18.50% है ना, अभी करंट एसएलआर 18% चल रहा है। कितना चल रहा है? 18%। समझ आ गई बात? उसके बाद एक और तरीका भी होता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि आरबीआई कभी कभार क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेल और परचेज करती है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसका, सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना करती है, और वहीं से मनी सप्लाई को कंट्री में रेगुलेट करती है। कैसे करती है? ध्यान से समझो बात को। पहले तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, इसको समझ लो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा। ट्रेजरी बिल्स जैसे कि कुछ भी नहीं होते बेसिकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो इस बिल को इशू करेगी, जिसकी जो मैच्योरिटी है, वो पैसे का जो रीपेमेंट है वो 91 डेज में, 182 डेज में, या 364 डेज में मैक्सिमम पैसा लौटा देगी उस बंदे को जिससे पैसा लिया है। तो इसलिए ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीजें एकदम से इशू करी जाती है जो शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बनी हुई है मार्केट, वहां से खरीदना बेचना चलता रहता है मार्केट में। तो आरबीआई कभी कभार वहां से आपका सीधा क्रेडिट कंट्रोल को सीधा फर्क हटा सकता है। कैसे? देखो, मनी मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पैसा को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटी इन द मार्केट व्हेन इट वांट्स टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। इट इज इट इज डन टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब क्या है? देखो, अगर आपको मनी सप्लाई कंट्री में कम करनी है, घटानी है, तो वो कैसे घटेगी? जब पैसा लोगों के पास कम आएगा, ठीक है। और वो पैसा कैसे कम आएगा, ध्यान से समझो बात को। देखो, होता क्या है कि बेसिकली मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है, इसको समझो बात को। एक ना ओपन मार्केट बनी हुई है, ओपन मार्केट जहां पर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आसानी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, आपको ट्रेजरी बिल्स है, ये आपको खरीदना है या बेचना है, तो कर सकते हो। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। और होता क्या है कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद के बेच के सीधा इफेक्ट बैंक पे पड़ता है, कमर्शियल बैंक पे पड़ता है, कमर्शियल बैंक पे पड़ता है सीधा सा। कैसे पड़ता है? भैया, अगर सेंट्रल बैंक ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदेगा, ठीक है, अगर ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदता है, तो वो पैसा जो जाएगा, वो पैसा बेसिकली कमर्शियल बैंक पे जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास होती है वो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर आपने वो एक तरह का खरीदा, तो पैसा कमर्शियल बैंक पे आएगा। और जितना ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक पे आएगा, तो उतना ज्यादा वो क्रेडिट देने के लायक होएंगे, तो उतना ज्यादा क्रेडिट देंगे। और जितना ज्यादा क्रेडिट देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और लेकिन अगर मैंने बेच दिया, आरबीआई ने वो बेच दी ये से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल, तो बेच ही दियो, पैसा किस पे आएगा? कमर्शियल बैंक पे आएगा पैसा। सॉरी, अगर बेच दिया तो पैसा बल्कि आरबीआई के पास आएगा, क्योंकि बेचा है तो पैसा मिलेगा आरबीआई को। और कहां से मिलेगा? कमर्शियल बैंक से पैसा निकलेगा। और जब पैसा कमर्शियल बैंक से मिलेगा तो आर क्रेडिट दे कम दे पाएगी, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि मनी सप्लाई कम हो जाता है, तो क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा निकल जाएगा। कमर्शियल बैंक ने, समझो, सिक्योरिटी को बेचा, और आरबीआई ने बेचा, और कमर्शियल बैंक के पास वो सिक्योरिटी थी, तो उससे पैसा देना पड़ा कमर्शियल बैंक को, और क्रेडिट कम हो गया उसके पास। क्रेडिट देने की कैपेसिटी कम होगी, तो पैसा भी तो कम हो जाएगा, फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसकी वजह से वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, क्योंकि पैसा कम, क्रेडिट कम देना है, तो क्रेडिट कम देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर बढ़ाना पड़ता है तो वो परचेज कर लेती है मार्केट से, परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक में पैसा आएगा। और इस तरीके से हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसे, पैसा बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक तरीका होता है। इसको थोड़ा डिटेल में हम नहीं जा पा सकते, अभी हम इसको शॉर्ट में समझेंगे इतना। और इस तरीके से आपका सीधा इफेक्ट पड़ता है, और यही हमारा मेन इसमें कॉन्सेप्ट था। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया? अब हम समझते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स।
क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर का मतलब क्या हो गया? जो इसमें तो हमने नंबर की फॉर्म में देखा ना, यानी कि हमने देखो सारी रेशियो नंबर की फॉर्म में थी, ये रेशियो नंबर की फॉर्म में थी। लेकिन अब है क्वालिटेटिव मेजर, जहां पर हम कोई नंबर की बात नहीं करने वाले। हम ऐसे मेजर की बात करेंगे जो कि पैसों के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि डायरेक्ट एक्शन। कि सेंट्रल बैंक कभी कभार सीधा डायरेक्ट एक्शन लेते हैं कमर्शियल बैंक को, जो वॉयलेट करेगा कमर्शियल बैंक के, सॉरी, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन, उसको पनिशमेंट देगी। तो पनिशमेंट देगी कमर्शियल बैंक को, ये एक एक्शन लेगी डायरेक्ट। इसमें कोई पैसे का मतलब थोड़ी है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन लेगी, अगर कोई रूल्स वॉयलेट करती है, ताकि मनी सप्लाई अच्छे से कर पाए वो। अगर मोरल परसुएशन भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रेडिट सप्लाई एक्सपेंड करना चाहती है या क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो मोरल प्रेशर देगी। यानी कि वो इट में प्रोहिबिट और डिसुएड कमर्शियल बैंक टू डील इन स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो उसको समझाएगी, बताएगी कि देखो भैया, अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में जाते हो जो गलत है, सट्टेबाज वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेस में ना जाओ। इससे पूरा कंट्री का नुकसान होगा। तो कंट्री उसको समझाती है, मोरल परसुएशन देती है, और बताने का काम करती है कि देखो भैया ये गलत है, ऐसा ना करो। ठीक है, ये चीज होती है। इसे बेसिकली मोरल सुएशन भी बोल सकते हैं। मोरल सुएशन भी बोलते हैं कहीं पे, ये तो मोरल सुएशन भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आपका आरबीआई समझाती है, बताती है कि भैया ये चीज करो। एक साइकोलॉजिकल मेजर है कि क्रेडिट कंट्रोल करने का, अब ये करो, वो करो। इसे बोलते हैं मोरल सुएशन। फिर लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन में क्या होता है कि भैया लॉ के थ्रू अलग अलग कानून अपनाती है, कानून बनाती है, में एडॉप्ट नेसेसरी लेजिस्लेशन फॉर एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग क्रेडिट मनी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? यही इसी के लिए तो होती है, मनी सप्लाई पूरे कंट्री में कंट्रोल करने के लिए। तो अलग अलग ऐसे लेजिस्लेशन बनवाती है जिसकी वजह से क्रेडिट कंट्रोल हो पाता है, और वो बाकी लोगों को, कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है। तो ये कानून के थ्रू वो बचत करती है काम, तो लेजिस्लेशन बोलते हैं। पब्लिसिटी, यानी कि एडवर्टीजमेंट कंपेन निकालती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल में, कि दिखाती है कि देखो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है। और कमर्शियल बैंक को सजेस्ट करती है बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि क्रेडिट कंट्रोल करो बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब मेथड ऐसे हैं जिसमें वो सिर्फ बता रही है कि डायरेक्ट एक्शन से बता रही है, यानी कि एक्शन ले रही है, पनिशमेंट दे रही है उसे, पब्लिसिटी कर रही है, रेजुलेशन दे रही है, मोरल परसुएशन समझा रही है उसे। ये सब मेथड ऐसे है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक करती है क्रेडिट कंट्रोल। लेकिन ये भी कोई ऐसा नहीं है कि पक्की बात है कि ये ऐसा करने से क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। बट जो इसके थ्रू होगा वो किसी और के थ्रू नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो आई होप ये सब चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और एक और इसमें चीजें है, इसको भी समझ लेते हैं। कुछ और भी हमारे होते हैं टूल्स क्रेडिट कंट्रोल के क्वालिटेटिव, जैसे कि होते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपको बेसिकली मार्जिनल एक रिक्वायरमेंट देती है कि भाई आपका क्रेडिट आपने लेना है, तो आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, आपको पता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो मार्जिनल देखती है कि आपको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए होगा। जैसे कि एक मान लेते हैं कि सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 60% है। इसका मतलब लोन कितना दे पाएगी आपके हिसाब से समझ में आएगा। आप देखो, 60% का मतलब क्या है कि 100 रुपए में से 60 रुपए तो भैया आपकी मार्जिन है। यानी कि 100 रुपए में से 60 रुपए हो सकता है कि पैसा रिकवर ना हो, तो लोन कितना देगी? 40 रुपए का देगी। क्यों 40 रुपए का क्यों देगी भैया? 40 का देगी तो उसको पता है कि 40 का देगी। आगे 40 रुपए अगर पैसा ना मिला, तो 100 रुपए में से हो सकता है कि सिर्फ 40 रुपए ही रिकवर हो सकते हैं। 100 रुपए का पूरा पैसा नहीं मिलेगा अगर 5 साल में। तो इसलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट आरबीआई कहती है कि कुछ रखो, कि 60 रुपए का पहले से ही 100 रुपए में से बचा के रखो, और उस चेयर 40 का ही लोन लो, क्योंकि हो सकता है कि 100 रुपए से 60 रुपए पैसा रिकवर ना हो, तो इसलिए 40 का ही लोन लो। इसलिए जितना ज्यादा मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोन कम दे पाएगी कमर्शियल बैंक, तो उतना ही फिर आपका क्रेडिट कंट्रोल भी बच जाएगा। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेजर है। और जितना ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उससे अमाउंट बोरो कम हो पाएगा। तो दे विल रिड्यूस द अमाउंट दैट कैन बी बोरोड, है ना? तो फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो बोरो है
वो कम कर पाएगी। तो ये चीज है। तो जितना ज्यादा आपका सिक्योरिटी की, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो सिक्योरिटी की वैल्यू से लोन कम दे पाएगी कमर्शियल बैंक। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट कर सकती है, जैसे कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्राइस ड्यूरेबल गुड्स इज पेड बाय कंज्यूमर इन कैश, और बाकी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट करवा लेती है ना। आपने देखा होगा कई बार हमने जैसे बाइक ली, तो बाइक का कुछ पैसा डाउन पेमेंट में दे दिया, बाकी फाइनेंस करवा ली, बाकी क्या करवा ली, फाइनेंस करवा ली। तो फाइनेंस कहाँ से करेगी, बैंक ही करेगी। तो वो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट भी कर सकती है। सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है बाय चेंजिंग द अमाउंट दैट कैन बी बोरोड फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबे समय तक यूज करते हैं, जैसे बाइक हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, जो बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार खरीदते नहीं है इसको। तो वो बेसिकली की रिक्वायरमेंट आपका बोरो कितनी है, वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकती है। हो सकता है कि वो चेंज कर दे कि भैया आप फाइनेंस नहीं करा सकते इतना अमाउंट, बाय चेंजिंग द मैक्सिमम पीरियड ओवर विच इंस्टॉलमेंट कैन बी। इंस्टॉलमेंट ज्यादा नहीं आपको एक्सटेंड करनी है। मान लो कि ये नहीं कि आपको 12 महीने की जगह आपने कर दी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट, जिससे क्रेडिट कम है। तो क्रेडिट कम लेगी ड्यूरेबल गुड्स पे, तो उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जितना ज्यादा क्रेडिट एक्सपेंड कर देगी क्रेडिट इन ड्यूरेबल गुड्स पे, उतना ज्यादा आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट भी होता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये भी एक सिलेक्टिव मेथड है जिसे रेगुलेट कर सकती है कमर्शियल। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब कि मैक्सिमम लोन कितना दे पाएगी, ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग द मैक्सिमम लोन एंड एडवांस टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई कितना मैक्सिमम कमर्शियल बैंकों को लोन दे पाएगी। फिक्सिंग द सीलिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोन। कुछ रेशनिंग का मतलब होता है कुछ सेलेक्ट कर देना कि भैया इन कैटेगरी पे आपको लोन देना है, इतना ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, उसे क्या बोलेंगे, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे मान लो कि भैया सेंट्रल बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं वो बढ़ा दिया, ताकि वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके, तो उसे बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स पे ग्रो करने के लिए या सेलेक्टिव सेक्टर्स पे क्रेडिट बढ़ाना या घटाने के लिए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का यूज करा जाता है। ये पूरे इंडिया के लिए नहीं होता, ये कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स के लिए ही होता है सिर्फ। आई होप यू सजेस्ट समझ होगी। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए इन वीडियो को भी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।